हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। दुनिया अचानक बदल सकती है। क्या कुछ हो सकता है, ये बहुत ही खतरनाक इशारे मिल रहे हैं। अब से पहले ये बात कई बार आ चुकी है कि मोसाद, इज़राइल, खुद नेतन्याहू ट्रंप का कत्ल करा सकते हैं और इज़राइल की जान बचाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। अभी 2 दिन पहले इतामर बिन गविर, जो उनके इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि 30-40 फ़िलिस्तीनी रोज़ कत्ल किए जाने चाहिए। यानी वो बिल्कुल एक नॉर्मल बात बनाना चाहते हैं। इसके अलावा क्या दुनिया वाक़ई ये सब कुछ एक्सेप्ट करने वाली है? क्या इज़राइल के कमज़ोर होने के बावजूद अमेरिका की कोई दादागिरी कबूल करेगा? अगर दादागिरी कबूल नहीं करेगा तो तेजी से कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं, इसके इम्कान हैं। क्या कुछ हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप का कत्ल हो सकता है, उसके इम्कान हैं। 9/11 जैसा कुछ हो सकता है, उसके इम्कान हैं। और फिरोज मिथी बोरवाला साहब की माने और समझें तो बहुत ही खतरनाक वाकयात हो सकते हैं, जिसके नतीजे में कोशिश ये होगी कि किसी तरह से ईरान पर परमाणु बम गिरा दिया जाए, यानी नागासाकी और हिरोशिमा को दोहरा दिया जाए। आज बहुत ही गहराई से बात होगी फिरोज मिथी बोरवाला साहब से। वो बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं अमेरिकन हालात को, अमेरिकन सियासत को, वेस्ट एशिया को, और किस तरफ हालात मोड़ ले रहे हैं वो बहुत ही नब्ज पर उनका हाथ रहता है। हम समझेंगे। फिरोज मिथी बोरवाला साहब, एक बार फिर आपका वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। क्या कुछ है जो कुछ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं? बहुत से लोग लिखने वाले क्या क्या लिख रहे हैं, आप बहुत गहराई से चीजों को देख रहे हैं। हमारे दर्शकों को, नाजरीन को बताइए कि इस वक्त दुनिया कहाँ खड़ी है। बेसिकली जो ट्रम्प ने दसियों बार बोल दिया कि वी हैव वन, हम लोग को विक्ट्री मिल चुकी है ईरान पे। आज दृश्य ये है कि सेलर जो इब्राहिम लिंकन जेरल पोर्ट में वो अपने शिप से कूद कूद रहे, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, खाने के वांदे हो चुके हैं, टॉयलेट के प्रॉब्लम हो चुके हैं। और जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प खुद केटरिंग गन में जाके छिप रहा है ईरान के डर के हम्म, के कारण। ओके, तो हम्म, ये परिस्थिति है। अभी पॉइंट क्या है कि ये बड़ी जो हार है वो अमेरिका का तो है ही, मगर उससे बड़ी हार है इसराइल की। हम्म, क्योंकि नेतन्याहू ने ये जंग का तय किया था कि मुझे जंग करनी है, जो पिछले 30 साल से वो कोशिश कर रहा था। हम्म, ईरान पे हमला होना चाहिए, ईरान पे वॉर होना चाहिए, ईरान खत्म होना चाहिए। हम्म, तो ये जंग तो नेतन्याहू की है, ये जंग तो इज़राइल की है। हम्म, तो बड़ी बड़ी जो हार हुई है वो इज़राइल और नेतन्याहू की हुई है। ओके, उसके साथ आप देखेंगे जेफरी सैक्स क्लियर कट बोल रहे हैं कि ट्रम्प इज़ अ पपेट ऑफ नेतन्याहू। ये उसका हम्म, बयान है खुलकर। हम्म, हम्म, ठीक है? तो इसलिए ट्रम्प क्या करेगा, नहीं करेगा वो अलग बात है। नेतन्याहू क्या करेगा अभी, ये सबसे बड़ी बात है। हम्म, ठीक है? हम्म, उसके साथ आप अमेरिका के अंदर की परिस्थिति देखिए कितना गंभीर हो चुका है, जिसमें ट्रम्प इसमें भी पैसा कमा रहा है। हम्म, यूएस ऑयल रिजर्व्स होने चाहिए 582 मिलियन बैरल्स, हम्म, क्योंकि हर कंट्री अपना एक स्टॉक रखता है। ऐसा नहीं कि हर हफ्ता तेल आया और हम लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। जो बड़े देश हैं, वो बड़े ऑयल स्टॉक रखते हैं। चीन रखता है, भारत रखता है, अमेरिका, सब जो-जो अपनी ताकत है रखते हैं। वो 582 मिलियन बैरल्स आज आधा से कम हो चुका है, 243 मिलियन बैरल्स हो चुके हैं। क्योंकि ट्रम्प को रिलीज़ करना पड़ा मार्केट में, ताकि अमेरिका और दुनिया में तेल का रेट ज़्यादा ना बढ़े। हम्म, तो उसने बहुत बेचा है, बहुत कमाया भी है। ठीक है? हम्म, एक वो बात है। दूसरा है कि ये भी क्लियर है कि उनके पास इंटरसेप्टर मिसाइल लगभग खत्म हो चुके हैं, पेट्रियट और थैड। तो ये जंग लड़ेंगे कैसे? अब ये परिस्थिति आ चुकी है। तीसरी बात कि अमेरिका का जो इन्फ्लेशन, गाज़ा जेनोसाइड को लेकर जो बात हो रही है और ईरान के सामने जो हारे हैं, तीनों के कारण आज डेमोक्रेटिक पार्टी गेन कर रही है और ट्रम्प हार रहा है। ये मिड टर्म तो हार ही रहा है, वो क्लियर कट है। हम्म, और जैसे आपने बात की कि ट्रम्प आज उसकी रेटिंग आज 33% पे आ चुकी है और वो गिरती जा रही है। तो अभी सवाल ये है कि नेतन्याहू जो करप्शन के केसेस भी गिरा है, अक्टूबर 27 को बाद चुनाव है, वो नहीं जीतेगा तो वो जेल में जाएगा। ट्रम्प नहीं जीतेगा तो उसपे इम्पीचमेंट होगा, एप्स्टीन फाइल से लेकर उसके ये जितने करप्शन के कांड कर रहा है। और
जो बाइडेन का बेटा एक यूक्रेनियन कंपनी में वहाँ पार्टनर बना के रखा था, तो हंगामा हो गया था। यहाँ तो को पूरी की पूरी सरकार लगी है ट्रम्प और उसके बेटे को बिलियनर से बिलियनर बनाने में। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं अमेरिका में, इसको कैसे काउंटर करेंगे ट्रम्प और उसका परिवार और नेतन्याहू। तो आइदर ये दोनों मिलकर कोई कांड करेंगे 9/11 जैसा, या अभी ट्रम्प मेरे काम का नहीं रहा है, मुझे अभी 2 चीज़ें की ज़रूरत है। एक है लैंड वॉर के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। हुँ। तो मार्क लेविन जो एक जूइश कट्टर है, जो एंकर है फॉक्स न्यूज़ का, वो क्या बोल रहा है? हुँ। वो बोल रहा है कि ड्राफ्ट लाओ ड्राफ्ट। मतलब हर हर एक जो 18 की उम्र के ऊपर का है, जो मेजर मेजर बन गया है, उसको सेना में जबरदस्ती भर्ती करो। हुँ। जो हम लोग यूक्रेन में देख रहे हैं कि उनको सड़क पे उठा के घरों से खींच-खींच कर लेके जा रहा है आर्मी में। और मार्क ट्वेन का बोलना है कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, हमारी आबादी कुछ 120 मिलियन थी, 120-130 मिलियन, तब हमारे 16 मिलियन आबादी वो जंग में गई थी। अभी क्यों नहीं जा रहे? हुँ। मतलब ये यहूदियों का मामला है कि तुम ईसाइयों मरो हमारे लिए और जाके हुँ। मुस्लिम देशों को मारो, ताकि तुम दोनों बर्बाद हो जाओ, हम लोग दुनिया पे राज करें। ये बोलते भी है ये सब बातें। हुँ। तो क्या बोल रहा है वो? कि ड्राफ्ट लाओ, लैंड वॉर की तैयारी करो, उसके बिना ईरान को नहीं हरा पाएँगे। ये खाली बम मार के इधर-उधर से नहीं चल जाता। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर आई है कि हमारे पास टारगेट्स ही नहीं है अभी मारने के लिए, क्योंकि जो मिलिट्री टारगेट्स हैं वो इतने डीप अंडरग्राउंड और माउंटेन्स के अंदर है और पूरे ईरान में बिछे हुए हैं, वो अभी जितना मारना था वो नहीं मार लिया। इसलिए दिखावे के लिए बहुत कुछ मार देंगे, मगर उसके बाद पेट्रोकेमिकल प्लांट, ब्रिजेस, स्कूल, अस्पताल, ये आपके पास मारने के लिए। जो आप कर हुँ। भी रहे हो, ये वॉर क्राइम्स है पूरे के पूरे। ठीक है? तो पॉइंट इज़ के मार्क लेविन एक जगह से पुश कर रहा है लैंड वॉर के लिए, और वो ये भी बोल रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई जब हम लोगों ने हिरोशिमा, नागासाकी के बॉम्ब डाला, तो हमारे उसके बाद हमारे सोल्जर्स कम मरे। तो हिरोशिमा, नागासाकी कर डालो ईरान पे। हुँ। ये दोनों बातें चल रही है। अभी पॉइंट ये है कि ट्रम्प आपका काम का रहा नहीं है, इससे आगे वो बढ़ नहीं पा रहा है। तो आइदर ऐसा कोई हमला करो जिसमें ट्रम्प पे हमला हो, वो आधा-अधूरा ज़िंदा रहे, प्रेज़िडेंट बनकर रहे, या ट्रम्प को खत्म करो। हुँ। 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 इसको सैक्रिफाइस कर दो, वही लाए थे उसको सत्ता में, ठीक है? या फिर दूसरा 9/11 जैसा कुछ बड़ा करो, ताकि अमेरिका में माहौल बने कि ईरान ने किया है और चलो भी ईरान को खत्म करने के लिए जो करना है। जैसे हम लोग हिटलर के खिलाफ बड़ी लड़ाई की थी, तो नेटो को लाओ, अरब को जोड़ो, जैसे इराक के सामने पूरा हुआ था। तो ये पूरी नेतन्याहू की योजना चल रही है। ओके, हुँ। नाउ द पॉइंट कम्स के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है। जैसे मैं तो चौंक गया था कि जेपी मॉर्गन बैंक ने कहा है, ओके, कि ईरान को अधिकार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करना और वहाँ से टैरिफ लेना। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही है ऑल ऑफ अ सडन कि ये बहुत ही अमेरिका के लिए और इज़राइल के लिए हैंडल करना मुश्किल होते जा रहा है। उसके साथ मतलब इज़राइल बेसिकली ये फॉरेवर वॉर्स चाहता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जैरेड कुश्नर गया था, क्योंकि नेतन्याहू ने ट्रम्प को बोल दिया, भाई मुझे जो करना है लेबनान में मैं करूँगा, मुझे जो करना है गाज़ा में करूँगा। तुम्हारा ट्रम्प प्लान घर पे रखो, वो ट्रम्प पीस प्लान बहुत फालतू है। उसके बावजूद हमास मान गया था कि इज़राइल वहाँ से हटता है, मैं मेरे हथियार पैलेस्टाइन अथॉरिटी है, जो भी अथॉरिटी तो नहीं है, मगर जो भी पैलेस्टीनी बॉडी बनती है उसको दे दूँगा। वो भी नेतन्याहू मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो उसको है कि मैं एक भी कदम पीछे हटूँगा, मैं इलेक्शन नहीं जीत पाऊँगा। तो जैरेड कुश्नर गया कायरो अरब देशों से बात करने के लिए, वहाँ बहुत सारी बातें हुई। वहाँ उनका एक जॉइंट स्टेटमेंट है कि ट्रम्प इस प्लान के साथ इज़राइल अपना कदम मिला के चले। जैरेड कुश्नर मिलने गया नेतन्याहू को। उसके बाद जैरेड कुश्नर का बयान आता है कि अमेरिका सपोर्ट्स इज़राइल्स वॉर ऑन गाज़ा। हुँ। ये बोल दिया उसने। तो इसलिए जैरेड कुश्नर हो, ट्रम्प हो, ये इसको चलाने वाला नेतन्याहू है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज़राइल के लिए भी खुद और दुनिया के लिए भी खुद अब नेतन्याहू बन चुका है। मैं बीच में थोड़ा-सा आपको रोक रहा हूँ। प्रोफ़ेसर मोहम्मद जी, मरांडी ने कल मयादीन टेलीविज़न चैनल से जो बात की है एक ख़ास प्रोग्राम में, जिसमें एक अमरीकी जी, जर्नलिस्ट भी थी। उसमें उन्होंने साफ कहा कि ये अरब मुल्कों ने गाज़ा के लोगों को जो है वो बेसहारा छोड़ दिया और उनकी वजह से ही ये गाज़ा सो कॉल्ड पीस प्लान सामने आया। और इस पीस प्लान को इसलिए लाया गया कि वो जो पूरे यूरोप और अमेरिका में गाज़ा के सपोर्ट में लोग खड़े हो रहे थे, वो सबसाइड हो जाए और खुद इन अमरीकी और
जो वेस्टर्न मुल्कों की हुकूमतें हैं, उन्हें थोड़ा रिलीफ मिल जाए और इसमें सबसे बड़ा घटिया रोल जो है वो इन अरब मुल्कों ने निभाया है। एकदम सही बात। बहुत ही मजबूरी में हमास ने वो एग्रीमेंट कबूल किया था। जब दुनिया में एग्रीमेंट सही की बात। खबर चली गई, तो वो जो सपोर्ट थी फ़िलिस्तीन के लिए, वो नीचे गिरी है। ये बात उन्होंने कही है। आप कैसे जोड़ रहे हैं इसको, इन वाक़यात को कैसे देख रहे हैं? नहीं, नहीं सपोर्ट तो कम नहीं हुआ है, लोग आज भी सड़कों पे हैं, ठीक है? मगर पॉइंट इज़ के जैसे आपने कहा कि एक ऐसी सिचुएशन में हमास को एक्सेप्ट करना पड़ा, ताकि रोज़ जो 100 150 लोग मरते थे, आज 5-7 लोग मर रहे हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, थोड़ा रिलीफ मिला है, हुँ, ज़्यादा नहीं हमास नियत नहीं हुआ है, हुँ, ओके? हुँ, इज़राइल की क्राइसिस में मगर मैं मरांडी जी से एग्री करता हूँ कि ट्रम्प को करना पड़ा ताकि इतना प्रेशर था अरब देशों पे भी गालियाँ पड़ रही थी, तो हुआ है। मगर मैं उसको पूरा नेगेटिवली नहीं देखता, इज़राइल के लिए भी वो एक नुकसान ही है, इसलिए इज़राइल इसके साथ एग्री नहीं कर रहा है। और इस बीच में इतामार बिन गवीर ने कहा है कि हर रात 30-40 फ़िलिस्तीनी मारे जाने चाहिए। वो बिल्कुल खुल कर के कह रहा है। 30-40 फ़िलिस्तीनी रोज़ मारे जाने चाहिए। वो उसको नॉर्मल बना कर के पेश कर रहा है। अब क्या सूरत-ए-हाल कैसे बनेगी, क्या होगा? वो जो आप जो कह रहे हैं रिलीफ़ मिला, 4-5 मर रहे हैं, ये 30-40 तक फिर चला जाए, जो वहाँ का मिनिस्टर कह रहा है। कैसे नहीं कैसे देखिए, हालात अगर ये सुधरेंगे? 30-40 वाली बात आई तो फिर तो हिज़बुल्लाह और हमास और ईरान और सब एक्टिव हो जाएँगे। हुँ, ईरान फिर बॉम्बिंग चालू करेगा इज़राइल पे, अगर ये बात हुई, हुँ, ठीक है ना? तो नेतन्याहू का क्राइसिस है, इलेक्शन इसलिए कुछ ना कुछ एकदम एक्सट्रीम करना जा रहा है। मगर अगर वो करने गया तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, ना अंसारुल्लाह चुप बैठेगा, इज़राइल को अटैक होगा ही होगा, हुँ, ओके? हुँ, दूसरा हुँ, मरांडी ने ये गल्फ के कंट्रीज़ को बोला कि भाई तुम लोग अभी निकलना चालू करो, ओके? आस-पड़ोस में जितने शिप्स हैं हॉर्मुज़ के आस-पास तुम भी चले जाओ, क्योंकि अगर जंग शुरू होगी तो इस बार कोई शिप्स को हम लोग ब बख्शने वाले नहीं हैं। गल्फ अगर ईरान पे जब भी बड़ा हमला अमेरिका करेगा तो हम लोग तो बहुत बड़ा हमला पूरे गल्फ पे करेंगे। इसलिए आप पैकअप करना चालू करो। उसने अपना बोल दिया है। हुँ, उसके साथ पॉइंट ये है कि जो मैं आपको बता रहा था, जो खतरे की घंटी है एक आर्टिकल आया है व्योट पीटरसन का अराउंड uns.com में। हुँ, वो क्लियर कट पूरा एक हिस्ट्री उसने लिखा है कि इज़राइली लीडर्स कैसे असैसिनेशन के लिए और ब्लैकमेल के लिए अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं। और एक रबाई यिtzhak शपीरा का एक बयान है और वो बोल रहे हैं, "When you read Jewish law in many places, you might find and understand that Gentiles can be killed freely without any problem." आप जूइश हुँ, लॉ पढ़ो हुँ, तो बहुत सारी जगह में आपको दिखेगा कि और आपकी समझ भी बनेगी कि जेंटाइल्स मतलब नॉन जूस को मारना फ्री हुँ, है और हुँ, विदाउट एनी प्रॉब्लम है। ये आराम से हमारे टेक्स्ट में लिखा है, इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो कि हम सिविलियंस को मार रहे हैं, हुँ, प्रेसिडेंट्स को असैसिनेट कर रहे हैं। जनवरी 2012 जब ओबामा प्रेज़िडेंट था, तो एक छोटी मैगज़ीन है अटलांटा जूइश क्रॉनिकल करके जूइश टाइम्स करके, उसमें जो ओनर है एंड्रू एडलर, ही सेड दैट गिव द गो अहेड फॉर यूएस बेस्ड मोसाड एजेंट्स, मतलब अमेरिका के अंदर जो मोसाड एजेंट्स है, उनको गो अहेड दे दो टू टेक आउट अ प्रेसिडेंट डीम्ड अनफ्रेंडली टू इज़राइल। हमको लग हुँ, रहा है कि अगर ये प्रेसिडेंट अनफ्रेंडली है, हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो मोसाड एजेंट्स को इजाज़त दो कि उसको वो उड़ा दे। तो ये हुँ, अनफ्रेंडली ट्रम्प नहीं है, मगर अभी ये काम का नहीं रहा ट्रम्प, ये परिस्थिति बनी है। ओके, वो पेपर बंद करवाया गया क्योंकि ओबामा वो टाइम पे था, वैसे ओबामा ने उनके बहुत काम किए, मगर हमारे भी कुछ काम किए गए थे। ऑलराइट, तो नाउ द पॉइंट इज़ दैट एज़ आई सेड व्हाई टू असैसिनेट ट्रम्प? हुँ, ट्रम्प अभी उनका काम का नहीं रहा, जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, हुँ, कि अगर ऐसी परिस्थिति बनी रही, क्योंकि ईरान बात स्पष्ट बोल रहा है कि मैं मिड टर्म तक भी ये जंग खींच सकता हूँ और मैं ये जंग 28 के चुनाव तक भी खींच सकता हूँ। मुझे हुँ, कोई आपत्ति नहीं है, हुँ, क्योंकि मैं तो सैंक्शन में जिया हूँ, मैं तो वॉर सिचुएशन में जिया हूँ, मेरे लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, आपका $2 पर गैलन का $4 और $6 होता है, तो आपके लिए मसला है। हम तो जी रहे हैं सैंक्शन में, और हम ये क संकट में हैं और क्राइसिस में भी, क्योंकि ईरान के लोग तैयार हैं ये पेन भुगतने के लिए। अमेरिका के हुँ, लोग तैयार नहीं है, यूरोप के लोग तैयार नहीं है। हुँ। यूरोप के लोग को बहुत पेन हो रहा है यूक्रेन के कारण, कभी उस पे भी बात होनी चाहिए, जी, जी, क्योंकि अभी तो बिल्कुल। ओडेसा भी नहीं बचेगा, रशिया तो ओडेसा भी नहीं देगा। ओके, सो नाउ द पॉइंट कम्स एज़ आई सेड कि अब इज़राइल का नेतन्याहू का एजेंडा क्या है? न्यूक्लियर अटैक करना होना चाहिए, लैंड इन्वेजन होना चाहिए, नेटो को उस पूरे जंग में घसीटो और अरब एलाइज़ को ये जंग में ले लो। इसलिए 9/11 हो, ट्रम्प की मौत हो,
क्या वो भी ये सितंबर अक्टूबर क्रूशियल महीने हैं, ये 2 महीने में कभी भी ऐसा हो सकता है। हुँ, 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 ओके। एंड इसलिए मोसाद ने क्या-क्या किया इसके पहले? हुँ, ट्रम्प के चुनने के पहले वो बटलर अटैक देखा था हम लोगों ने, जिसमें इसके कान पे बुलेट लगी थी या जो भी हुआ था, ठीक है? जी, जी, मगर ट्रम्प ने खुद एफबीआई से इन्वेस्टिगेशन बंद करवा दिया। हुँ, अरे भाई, मुझ पे अटैक हुआ है, मैं मेरी पुलिस को बोला भाई इस पे इन्वेस्टिगेट मत करो, मतलब इसका सच्चाई क्या है? उसके बाद पेंसिल्वेनिया में हुआ, गोल्फ कोस्ट पे हुआ, ये सब इधर ने लिंक की कि तेरा ईरान कर रहा है, ईरान कर रहा है, ईरान कर रहा है। और अभी ये पूरा तमाशा उन्होंने देखा तुर्की में कि फेक इंटेल दे दिया कि ईरान तुम्हारे प्लेन को उड़ाने वाला है। ओके, हुँ, हुँ, जाके केटरिंग आदमी बैठ गया। ये तो हाल है अमेरिका के प्रेसिडेंट के। और अरागची बोले हम लोग क्यों ट्रम्प को मारेंगे भाई? वो जितना अमेरिका को बर्बाद कर रहा है, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अरागची बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्लियर है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक नज़रिया है, वाक़ईन ये एक नज़रिया है। मुझे भी ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन्याहू ने उन्होंने तो अपनी समझ में ये सोच कर के किया कि ईरान तबाह हो जाएगा, लेकिन असल में अमेरिका और इज़राइल को तबाह करने का काम किया है, जो ईरान का एजेंडा मेन एजेंडा नंबर 1 है। उसके लिए ट्रम्प और एग्ज़ैक्ट नेतन्याहू सबसे बेहतरीन लोग साबित हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। एग्ज़ैक्टली। जी, जी। और उसमें आप रिकॉर्ड देखो ना, मोसाद का रिकॉर्ड देखो, जॉन एफ केनेडी का असैसिनेशन, उसके भाई रॉबर्ट एफ केनेडी का असैसिनेशन, यूएसएस लिबर्टी 1967 में एक अमेरिकन स्पाई शिप को उड़ा दी उन्होंने। 9/11 किया, मोसाद के बहुत सारे फॉल्स फ्लैग आपको मिल जाएँगे। एप्स्टीन फाइल का पूरा ब्लैकमेल रिंग चला रहा है। एपेक से पूरा फंडिंग कर के हराते जिताते लोगों को, ठीक है? और चार्ली कर्क का सबसे इम्पोर्टेंट तो अभी जो हुआ वो चार्ली कर्क, जो एक हुँ, यंग नौजवान कंज़र्वेटिव क्रिश्चियन लड़का है। जब वो सवाल पूछने लगा कि भाई ये जूइश लॉबी मेरे देश को कैसे कंट्रोल कर रहा है? हुँ, ये ईरान वॉर गलत है, क्यों जाए? वो ट्रम्प को जाके मिला था, हुँ, ठीक है? हुँ, और उससे 7 अक्टूबर को लेकर सवाल खड़े किए। तब नेतन्याहू को समझ में आया 40 का खतरा है, उसको खत्म करो, और उन्होंने खत्म कर दिया उसको, हुँ, राइट? और उसके सम अदर वेरी इंपोर्टेंट स्टेटमेंट्स। देखिए, एक तो ये बार-बार क्योंकि कभी लिबरल से भी बात होती है ना, ईरान को हम लोग सपोर्ट करते हैं, मगर ईरान की जनता के साथ जो गलत हो रहा है वगैरह-वगैरह, मैं बोला भाई थोड़ा आप अभी अपना दिमाग लगाओ। हुँ, अयतोला अली खामेनेई का जनाज़ा निकला। जी, आपके हिसाब से तो 40 लोग नहीं आने चाहिए थे उसके जनाज़े में। क्योंकि अगर ईरान की ऑपरेसिव रेजिम है, ख़ास करके हमारे जो अरब और ईरानी दोस्त जो रहते हैं अमेरिका में, उनके बार-बार अमेरिका गलत कर रहा है, ये वॉर गलत है, मगर ईरान की सरकार ये है, वो है। अरे भाई, आपके हिसाब से 40 लोग नहीं आने चाहिए थे पहले दिन। जी, ये तो 5 दिन जनाज़ा चला और आधी आबादी सड़क पे आ गई थी भाई। 90 मिलियन की आबादी है और 45 मिलियन ईरान और इराक को मिला तो वो इतनी आबादी आई है। तो थोड़ा बिल्कुल। सोच समझ के लिए वो बात करें ये सब चीज़ों के बारे में। एंड द अदर पॉइंट्स आर दैट देखो इसमें अभी जो मैटर है कि ये ईरान क्यों कर रहा है 2028 की बात या मिड टर्म्स की बात। ईरान की कोशिश ये है और वो इंटरनली हो ही रहा है कि जो एंटी इज़राइल लॉबी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी में, वो हावी हो जाए डेमोक्रेटिक पार्टी में, हुँ, हुँ, ओके? की बात चक शुमर, हकीम जेफरीज़, कमला हैरिस, गैविन न्यूसम बहुत सारे एपेक बैक कैंडिडेट्स हैं। हुँ, उन्हीं का नाम चलाती है, इज़राइल भी उन्हीं का नाम चलाती है, डेमोक्रेटिक पार्टी में इनको दे दो। मगर एक लॉबी खड़ी हो रही है अभी डेमोक्रेटिक पार्टी में स्ट्रांगली, जो बोल रही है जेनोसाइड है, इज़राइल हमारे लिए प्रॉब्लम बन चुका है, हमारा पैसा वहाँ क्यों जा रहा है? और मेडिकेयर और हेल्थ एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर फॉर ऑल, ये ज़ोरान ने एक पूरी धारा शुरू कर दी। जितना स्पष्ट रूप से ज़ोरान ममदानी ने ये लड़ाई को लड़ा है और किसी ने लड़ा है, और अब सबको हिम्मत मिल रही है क्योंकि ये विनिंग फ़ॉर्मूला बन चुका है। हुँ, यही ईरान चाहता है कि 2028 तक चले तो ऐसी सरकार बने अमेरिका में जो एंटी इज़राइल हो, क्योंकि रियल मुक्ति की लड़ाई अमेरिका में है कि इज़राइल से लोगों को मुक्ति मिले। हुँ, ये कैप्चर्ड है भाई, एक ऑक्यूपाइड कंट्री है, अमेरिका कोई आज़ाद देश नहीं है। ये इज़राइल ने उसको पूरा कैप्चर करके रखा है। तो जैसे ईरान वेस्ट एशिया में देशों को आज़ाद कर रहा है इज़राइल और अमेरिका से, वैसे वो अमेरिका को भी आज़ाद कर रहा है इज़राइल से। हुँ, राइट? हुँ, तो अभी जो टाइम आने वाला है सितंबर 11 को लेकर, जब ज़ोरान ममदानी वर्सेस नेतन्याहू का जो वॉर चल रहा है, ओके? क्योंकि वो लोगों ने कुछ जूस को छोड़ के रखा है ज़ोरान के खिलाफ, कि तुमको नहीं आना चाहिए, ऐसे 10 लोग भी नहीं है। 10 लोग भी नहीं है, ज़्यादा करके जूस ज़ोरान के साथ है, अगर वो नहीं होते तो ज़ोरान जीतता भी नहीं होते, ठीक है? बिल्कुल। तो ज़ोरान लड़ रहा है, अब्दुल अल सईद जो मिशिगन में जीता है वो बड़ी बात है, और बहुत सारे सेंट्रिस्ट और सोशलिस्ट कैंडिडेट्स सामने आ रहे हैं, जो एंटी इज़राइल बात बोल रहे हैं, ऑलराइट? तो इज़राइल इज़ गोइंग डीपर एंड डीपर इन पॉलिटिकल ट्रबल आल्सो इन इन अमेरिका। और देखिए ईरान का टारगेट क्या है? मतलब वो क्यों लंबा रहा है चीज़ों को? हुँ, उसने एमओयू साइन किया था, अयतोल्ला
अली मुस्तफा खामेनेई एग्रीमेंट में नहीं थे, हुँ, मगर वो बोल रहा है कि मैं डिसएग्री हो रहा हूँ, मगर फिर भी आप जाके साइन कीजिए, देखो क्या होता है। हुँ, उन्होंने मौका दिया उनको। हुँ, पता चला कि साइन किया 17 जून को, चंद दिनों के अंदर, क्या चंद दिनों के अंदर क्या, लेबनान तो कभी सीज़फायर हुआ ही नहीं। हुँ, ओके, तो अभी अयतुल्ला अली मुस्तफा खामेनेई क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली अभी ये जंग चलेगी जब तक हम लोग उनको पूरा ना हरा दें। हुँ, और कोई तरीका नहीं है। ये देखिए बार-बार एमओयू बातचीत ये वो 2 दिन तक 24 घंटा नहीं टिकते ये लोग, अपनी बातों पे। तो हुँ, ईरान का एजेंडा क्या है? नंबर 1 है सैंक्शन रिलीफ, दूसरा है जो फ्रोज़न ईरान के एसेट्स है वो उनको लौटा दें, जो $300 बिलियन से ज़्यादा का जो नुकसान हुआ है वो भरपाई हो। ओके, ईरान ही कंट्रोल करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, वो क्लियर है। ट्रंप ओमान को भी देना है, धमकी वगैरह कुछ होने वाला नहीं उसे। अमेरिका के आस-पड़ोस के जितने बेसेस हैं वो खत्म हो जाए, वो वापस कभी ना बने। ओके, और न्यूक्लियर एग्रीमेंट अगर चाहो तो ओबामा के साथ जो हुई थी उसी, मगर उसमें हमारा न्यूक्लियर कभी भी बाहर हमारा जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। हमारा जो 3.97 का अधिकार है वो हम लोग करेंगे हमारे मेडिकल और एग्रीकल्चर नीड्स के लिए। लेबनान में इज़राइल को विथड्रॉ करना होगा, गाज़ा से विथड्रॉ करना होगा। ये सब बातें ईरान ऑन द टेबल क्लियर कट बोल रहा है। यमन को लेकर सऊदी के साथ अलग बात होगी, वो भी कर दिया होगी। और मीरशाइर जॉन मीरशाइर क्लियर कट बोल रहा है कि अमेरिका के पास अभी कोई चॉइस बचा नहीं है, वो हार चुके हैं। हुँ, हुँ, वो हारे इसलिए वो एमओयू साइन किए, और वो एमओयू फेयर था। अमेरिका के खिलाफ था क्योंकि अमेरिका ने उसमें जो गड़बड़ी थी उसके तरफ से आई थी, तो फेयर एमओयू। ईरान को जो चाहिए था अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए वो सब उसने लिया था। ओके, तो जॉन मीरशाइर तो क्लियर कट है कि देयर इज़ अ डीप डिस्ट्रेस आल्सो, एंड और कोई तरीका बचा नहीं है। अमेरिका के पास कोई रास्ता भी बचा नहीं है। उनके पास हथियार ही नहीं है लड़ने के लिए, हुँ। और यहाँ तक उससे मैं इम्पोर्टेंट मैं यहाँ तक थोड़ा-सा अपने देखने वाला मैं यहाँ तक छोड़ दो, एक ही मैं बात इसमें एक ही बात। हाँ, हाँ जी, आप जोड़ें। क्योंकि अभी 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 अमेरिकन मिलिट्री में, उनके सेलर्स में, उनके सोल्जर्स में, उनको समझ में आ गया कि ये जंग तो इज़राइल के लिए है भाई, हमारे लिए है ही नहीं। यानी ये अब तक जो 2-3 बातें आपने कही हैं वो बहुत ही अहम है। नंबर 1 ईरान या ना सिर्फ़ अपनी और अपने पड़ोस के मुल्कों की आज़ादी की जंग लड़ रहा है, अमेरिका को आज़ाद कराने की जंग लड़ रहा है। और कोई बहुत बड़ा जी, आतंकी हमला किया जा सकता है इज़राइल की तरफ से, ये बात आपने साफ कही है। और तीसरे ये कि खुद मुसलमानों और ईसाइयों को आपस में लड़वा कर के यहूदी सोचते हैं कि हमारा काम हो जाएगा, ये आपस में लड़ मरें। और जब तक जीत मुकम्मल नहीं होगी, तब तक ईरान जंग जारी रखने की तैयारी में है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी, यानी ईरान जो कुछ माँग रहा है, जो उसकी शर्तें हैं, वो अपनी पूरी करके ही दम लेगा, ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी हालत में जितने दिन भी जंग जारी रहेगी, या ये कहिए कि नो वार नो पीस वाली हालत जो इस वक्त है वो रहेगी, तो इसमें तो अमेरिका और इजराइल के ही लिए और नुकसान बढ़ेगा। और इलेक्शन तो ये लोग हार ही रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। तो बात रुकेगी कहाँ? कहाँ बात आकर के क्या पूरी तरह से ट्रंप सरेंडर कर दे आकर के, सर झुका करके, तब आयतुल्लाह मानेंगे, या कोई और भी फेस सेविंग का भी कोई रास्ता है ट्रंप के पास? क्या हो सकता है? देखिए मैं वापस बोल रहा हूँ, ये ट्रम्प इज़ नॉट इन कंट्रोल, हुँ, नेतन्याहू इज़ इन कंट्रोल। तो हुँ, नेतन्याहू पहले हारे, व ऐसी कोई सरकार आए जो समझ ले, अभी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, मगर जब ऐसी दूसरी सरकार आएगी, वो गैबी आइज़ेनकोट की बात चल रही है, ठीक है? हुँ, वो समझ ले कि पूरी दुनिया हमारे विरोध में है और ऐसा चल नहीं पाएगा इज़राइल। हुँ, अगर वो समझकर कुछ समझौता करते आगे, तो बात आगे बढ़ पाएगी। अगर वो भी वैसे ही निकले, तो ऐसे ही सब चलेगा। और मैं वापस बोल रहा हूँ, ट्रम्प की जान खतरे में है। अमेरिका पे बड़ा आतंकवादी हमला सितंबर-अक्टूबर में ट्रम्प के नेतृत्व में, क्या उसको कोई चारा बचा नहीं है। ओके? हुँ, दूसरा है कि वली नसर जो है, वो भी बहुत बड़े स्कॉलर है। देखिए 2-3 है, वली नसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे ट्रिता पारसी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, इरानियन ओरिजिन के, जो अमेरिका में रहते हैं। हुँ, तो वली नसर का बोल रहा है कि इज़राइल हैज़ ओवर ईस्टन बोथ लेबनान एंड ईरान। हुँ, मतलब इज़राइल अपनी औकात के आगे लेबनान में भी जा चुका है, और अपनी औकात के आगे ईरान के साथ तो जा ही चुका है। ओके? हुँ, तो बोथ वॉर्स इज़राइल हैज़ बीन स्ट्रेटेजिक डिफीटेड, दोनों जंग में वो हार चुका है। ओके?
नाउ द पॉइंट इज़ के इसलिए एक रीजनल ऑर्डर खड़ा हो रहा है ना, सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान और सब बात कर रहे हैं ईरान के साथ। सब हुँ, लोग समझ रहे हैं, ओके। ये कोई एंटी ईरान फॉर्मेशन नहीं, ईरान ने भी इसको वेलकम किया है, हुँ, ओके। हुँ, तो एक 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 डिफेंस फॉर्मेशन अगर इस रीजन में उभर कर आते, इजिप्ट, ईरान, इराक सब मेजर पावर्स आ जाते हैं, क्योंकि अमेरिका के बेसिस ये इलाके में टिकेंगे नहीं। हुँ, ऑलराइट। अभी आपको और 2 इम्पोर्टेंट बातें बतानी है, जो मैंने हुँ, क्रिश्चियंस की बात की थी। हाँ, अभी एक बहुत खतरनाक डेवलपमेंट हुई है कैथलिक कम्युनिटी के अंदर, ओके। एक कैथलिक बिब्लिकल एसोसिएशन है अहमद भाई, हुँ, कैथलिक बिब्लिकल एसोसिएशन, उसकी जो अध्यक्ष बनी है, वो एक यहूदी बनी है हुँ, और वो बोलती है कि मैं यहूदी हूँ, ठीक है? मैं ईसाई धर्म में नहीं मानती, ना मैं ईसा मसीह को कोई मसीहा मानती हूँ, हुँ, ना मैं न्यू टेस्टामेंट को सेक्रेड स्क्रिप्चर मानती हूँ, हुँ, ठीक है? मगर जो क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स में जो एंटी जूइश सेंटिमेंट है, जो एंटी फ़ैरिसी सेंटिमेंट है, वो मुझे काउंटर करना है, वो मुझे खत्म करना है। सही, मतलब वो यहूदी लॉबी में एक चला था कि बाइबल का रीराइटिंग हो। हुँ, वो लोग ने स्कोफिल्ड रेफरेंस बाइबल से तो क्रिश्चियन धर्म का पूरा ज़ायनाइज़ेशन कर दिया है हुँ, कि जीसस क्राइस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, इज़राइल इम्पोर्टेंट है। हुँ, इज़राइल तुम्हारा टाइम क्लॉक है। ईसा मसीह तभी आएँगे जब इज़राइल के साथ ये होगा। ये हुँ, यही होगा जब इज़राइल के साथ होगा। उन्होंने बेसिकली ईसाई धर्म के अंदर इज़राइल का इतना सेंट्रल रोल बना दिया है कि ईसाई धर्म रहा ही नहीं है। हुँ, हुँ, अभी उसको लेकर ये लेडी आ चुकी है, जिसमें बहुत गुस्सा हो रहा है कि कहाँ से हो गया? हुँ। अच्छा, मैं यहाँ रुक कर के एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे पास वक़्त ज़रा कम बाकी है, लेकिन मुझे याद है सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराए जाने के बाद 2003 में ही मैं खुद जीसीसी समिट में कुवैत में मौजूद था और तभी से ये कोशिश शुरू हो गई थी अमेरिका की तरफ से, इनडायरेक्टली इज़राइल की तरफ से कि जो मुसलमानों की किताबें, कुरान में से भी वो आयतें हटाओ जिसमें यहूदियों से नफरत की बात कही गई है। हदीसों में से भी वो सब हटाओ जिसमें से यहूदियों से ज़ायनिज़्म से नफरत की बात कही गई है। और इस हद तक बाकायदा इन तमाम अरब मुल्कों में बच्चों की किताबें दोबारा लिखी गईं, दोबारा सारा करिकुलम तय बना और अब वहाँ बाकायदा ज़ायनिज़्म से, यहूदियों से मोहब्बत का जज़्बा पैदा किया जा रहा है अरब मुल्कों में। यानी जो बात आपने कही कि ये लोग आपस में लड़ मरे, ईसाई और मुसलमान उस तरह से कमजोर हों और दोनों के दरमियान अगर कोई नजरिया जायनिज्म के खिलाफ है तो वो उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से ही खत्म कर दिया जाए। ये सूरत हाल है। जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। अ, उसपे कभी डिटेल में बात करेंगे, अपने एक विषय है जो हम लोग को बात करनी होगी। बेशक। इसमें मैं अभी जवाद अवीफ को कोट करूँगा जो मोसाद एजेंट है। हम्म, वो बोलते हैं कि वो क्लियर कट बोल रहे हैं, जेफरी साइड भी बोल रहे हैं और जवाद अवीफ भी बोल रहे हैं। ट्रम्प इज़ कंट्रोल्ड बाय नेतन्याहू। ट्रम्प नेतन्याहू को कंट्रोल करता है, हम्म, ड्यू टू एप्स्टीन फाइल्स। इसलिए जंग हुई वॉर, ईरान पे वॉर हुई। ओके, नेतन्याहू एंड एप्स्टीन वर्क टुगेदर। एप्स्टीन वाज़ अ मोसाद एजेंट। ये हम्म, जवाद अवीफ मोसाद एजेंट ये बोल रहे हैं। ओके, उसके साथ जो केंट है, जो फॉर्मर डायरेक्टर थे और अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर बनते जा रहे हैं, ओके। तो वो क्लियर कट बोल रहे हैं कि देयर आर ये वॉर को आगे लेके जाने के लिए इज़राइल माइट ऑर्केस्ट्रेट अ मैसिव फॉल्स फ्लैग ऑन ऑन यूएस सॉइल, ओके। ये जो हम्म, केंट भी बोल रहे हैं, जो डायरेक्टर ऑफ काउंटर टेररिज्म के रह चुके हैं, हम्म, ओके। और उन्होंने कहा कि इज़राइल मैनिपुलेट्स द इंटेल। जैसे टर्की में देखा कि सीआईए ने बोला ऐसा कुछ था ही नहीं ईरान की तरफ से कोई खतरा, ओके। अभी जॉन मीर शर्मा क्या बोल रहे हैं? इफ इज़राइल लूज़ेस इट कुड लॉन्च अ न्यूक्लियर अटैक ऑन ईरान, हम्म, ओके। ये बोल रहा है वो आदमी। और मैंने अभी एक आईआरजीसी के जीसी के जनरल का इंटरव्यू देखा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बोले। हम्म, वो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है, तो उनको मिले के लिए। हम्म, तो वो बोले हमसे बात करेंगे, बोले हम तो सबसे बात करने के लिए थे, आप ही नहीं आते हमसे बात करेंगे, हमारी बात अमेरिका की जनता तक जानी चाहिए। बहुत हम्म, सारी बातें हुई, बहुत अच्छा इंटरव्यू था। हम्म, मगर उसमें बोला कि ये भी लग रहा है कि इज़राइल आप पे न्यूक्लियर अटैक करेंगे। तो बोले कि हम्म, अगर वो होता है ना, तो दुनिया में एक भी अमेरिकन देश नहीं बचेगा, जनता खुद जाके वो बेसिस को टेक ओवर कर लेंगे, क्योंकि इतना गुस्सा होगा अमेरिका के खिलाफ वो टाइम। तो बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक ईरान की तैयारी है कि उनको भी पता है कि ये अटैक हो सकता है, ओके। तो दी फिर अभी क्योंकि फिडेल कास्ट्रो के 100 साल हुए थे कुछ 2 दिन पहले,
हुँ, तो मैंने उनका देखा था कि ये तो एक एंटी इम्पीरियलिस्ट आइकॉन है, फिडेल कास्ट्रो, हुँ, ठीक है? उनको 600 से ज़्यादा बार सीआईए मारने की कोशिश की थी। वो अयतोल्ला खामेनेई को 2001 में मिले थे हुँ, और मैं कहा कि मैं बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स को मिला हूँ, मगर ये एक रेयर इंसान है, ये एक रेयर इंसान है जिसको मुझे मिलने का एक एक ऑनर मिला है, हुँ, ऑलराइट। तो दूसरा आई थिंक प्रीता पारसी की जो बात बोल बोल रहा हूँ, वो बोले कि मेजर अवेकनिंग इन द पेंटागन, इन द यूएस आर्मी और ये अभी इज़राइल के खिलाफ वहाँ तक माहौल बनते जा रहा है। हुँ, हुँ, तालिबान का बोलना है, जो स्पीकर है, उन्होंने बोला है कि देखो, ये वॉर हम लोग जीत चुके हैं, अमेरिका हार चुकी है। उनके 9 ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे खिलाफ, वो सब में फेल हुए। हम लोग ये नहीं हुँ, बोले कि हम लोगों ने अमेरिका को तबाह किया, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। हुँ, मगर यहाँ की वो हारी है ना, वो तो एक क्लियर कट बना है। और दूसरा हुँ, आप देखो कि ये कितना एसिमेट्रिक है। अमेरिका का डिफेंस बजट, वॉर बजट है $1.15 ट्रिलियन, वो $1.5 ट्रिलियन लेके जाते हुँ, हैं। ईरान का क्या है? हुँ, $7.5 बिलियन। सही, हुँ, यहाँ $1 सही, ट्रिलियन हुँ, और यहाँ $7.5 बिलियन हुँ, और उसके सामने अमेरिका टिक नहीं पा रहा है, तो उसकी औकात ही खत्म हो गई है। सुपर पावर, वुपर पावर तो भूल जाओ, एक पावर है, दैट इज़ इट, दैट इज़ द एंड ऑफ स्टोरी फॉर दीज़ पीपल। अरे साहब ओके, इस बीच में इज़राइल से आंकड़े आए हैं कि इज़राइल के लिए अब तक 140 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, 140 बिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं और 130 बिलियन डॉलर का कर्ज आ चुका है इज़राइल के सर पर। एग्ज़ैक्ट तो इस जंग का ये हाल है। 7 साढ़े 7 अरब डॉलर वाले बजट ने ईरान ने इनको दोनों को इतना तबाह किया। खुद अमेरिका में भी 100 से ऊपर बिलियन डॉलर से ऊपर की बात तो बहुत कई बार हो चुकी है। जी, जी। ठीक। अभी देखिए इज़राइल का जो मसला है ना कि उनका बोलना है कि हमारा पीआर काम नहीं कर पा रहा है, हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पे हमारा प्रॉब्लम है, $700 बिलियन खर्चा किए मगर वो नहीं। इज़राइल को समझना चाहिए उसके पास 2 प्रॉब्लम है। हुँ, एक तो है जेनोसाइड का प्रॉब्लम और दूसरा वॉर क्राइम्स का प्रॉब्लम। आपने जेनोसाइड किया है तो आपके खिलाफ दुनिया खड़ी हो गई है। आप रोज़ वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, जैसे आपने बेन-गवीर का बताया हुँ, कि मैं 40 को मारूँगा, हुँ, क्रोकोडाइल्स को ला के रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो एंटी एनिमल मामला है। ये नहीं हुँ, बोला कि क्रोकोडाइल्स को आपने जो लाया है वो इनके इनको मतलब क्या कर क्या रहा है? हुँ, तो हुँ, बेन-गवीर दूसरा आदमी है जिसके के कारण दुनिया में इज़राइल के खिलाफ माहौल बनते जा रहा है। हुँ, ये खुद इज़राइल की कमर खोद रहे हैं। हुँ, और इज़राइल जो था कि वो एक सेफ्टी के जूस के लिए सबसे ज़्यादा जूस तो इज़राइल के लिए अंदर बढ़ रहे हैं। इज़राइल इज़राइल के लिए प्रॉब्लम बन चुका है, दुनिया के जूस के लिए प्रॉब्लम बन चुका है, पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम बन चुका है। हुँ, ओके, दैट इज़ द सिचुएशन। और आखिर में ये बोलूँगा कि फिलिप जेराल्डी जो एक्स सीआईए अफ़सर है, उसने 2014 में वार्न किया था, इज़राइल विल मैन्युफैक्चर अ प्रीटेक्स्ट फॉर यूएस टू अटैक ईरान। हुँ, 2014 में ये बात बोली हुँ, कि ऐसा कोई फ़ॉल्स फ्लैग करेगा ताकि ईरान पे अमेरिका हमला करे। तो ये अभी बात ज़ोरों से आ रही है कि ट्रम्प को असैसिनेशन, अमेरिका पे फ़ॉल्स फ्लैग हुँ, क्योंकि ये जंग अभी अटक चुकी है, कहीं जा नहीं रही है, तो अभी क्या होगा? तो ये सितंबर और अक्टूबर का महीना बहुत ही खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए मेरा मानना है। जी, सितंबर और अक्टूबर में बहुत बड़ा खतरा पूरी दुनिया के लिए आ सकता है और वो फॉल्स फ्लैग के ज़रिए होगा। अमेरिका के प्रेज़िडेंट को भी कत्ल किया जा सकता है और उसके अलावा कोई बड़े और आतंकी हमले भी हो सकते हैं। हमारे पास सिर्फ़ 1 डेढ़ मिनट है, अगर समराइज़ कर सकें 1 मिनट में कि अब इस वक़्त के हालात कहाँ हैं और आने वाले हफ्तों में क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी, एक तो 2 बातों पे भी हम लोग को ध्यान रखना होगा और हमारी तरफ से बात जानी चाहिए सोशल मीडिया पे, कि 7 अक्टूबर के सच्चाई को लोगों के सामने लाओ, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ, हुँ, ओके? और दूसरा कि 11 सितंबर की जो सच्चाई है, इसको भी एक्सपोज़ करो। हुँ, ये हुँ, दोनों एक्सपोज़ करना बहुत ज़रूरी है। 7 अक्टूबर से एक बहुत इम्पोर्टेंट वो हॉलोकॉस्ट हुआ है, तो हुँ, उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर ना कोई बच्चे मरे, ना कोई बलात्कार हुआ, ये सब झूठी बातें हैं, ठीक है? हुँ, तो 7 अक्टूबर को एक्सपोज़ करो, 11 सितंबर को एक्सपोज़ करो, ये बहुत ज़रूरी है। हुँ, जोराम हमदनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, टकर कार्लसन अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ओके। बेशक, वो समझ बेशक। चुके हैं और इस बार मेरा मानना है कि इस बार अमेरिका के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे ये पूरा कांड एक्सपोज़ होगा, दोनों की चीज़ें एक्सपोज़ होगी। दोनों उसके चीज़। साथ आई थिंक जो दुनिया की परिस्थिति ईरान बदल रही है और जो एक्चुअल रीज़न बदल रहा है, हुँ, ये दुनिया के लिए आई थिंक सलाम वो सैल्यूट टू द पीपल ऑफ ईरान एंड हुँ, द गवर्नमेंट ऑफ ईरान एंड द मिलिट्री ऑफ ईरान, अंसारुल्लाह, हमास, हिज़्बुल्लाह, इराकी मिलिशियाज़ ये सब आप देखें। अनफॉर्चुनेटली सीरिया गया हाथ से,
मगर सीरिया भी कभी ना कभी लौटेगा। शर्म आनी चाहिए जो लोगों ने वो टाइम पे जोलानी को सपोर्ट किया, बैठा दिया। ओके, मगर ओवरऑल सिचुएशन हमारे पक्ष में है, खतरा है, खतरे को भी हम लोग समझ रहे हैं और इज़राइल अमेरिका जो भी कर ले, मगर जीत तो हमारी होनी है बेशक और फ़िलिस्तीन आज़ाद होगा। जीत रेजिस्टेंस की होनी है, फिलिस्तीन आज़ाद होगा और जो गुनाह इन्होंने किए हैं, उनका रिवर्सल बहुत ज़रूरी है और वो होने जा रहा है जिस किस्म के हालात बनते जा रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया फ़िरोज़ मीठी बुरवाला साहब, आप बहुत ही गहराई से फैक्ट्स को लाते हैं, हमारे दर्शक काफ़ी पसंद करते हैं और मुझे उम्मीद है आज का वीडियो भी काफ़ी अहम रहा होगा। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें आज के वीडियो के बारे में कैसा रहा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।